ये नुपुर बनाम महुआ के बीच ये हमारा जो देश है, हमारा जो लोकतंत्र है, हमारा जो संविधान है, वो किधर जा रहा है, जरा इस पर अपनी पहली ओपनिंग रिमार्क आपका चाहता हूं कि क्या कुछ देख रहे हैं आप सब। जी डॉक्टर साहब, मुझे ओपनिंग रिमार्क में ये कहना है कि हमारा देश एक अजीब से भंवर में फंस गया है। जब दुनिया तरक्की करते हुए न जाने कहां कहां पहुंच रही है, मंगल पर पानी की तलाश की जा रही है, अंतरिक्ष के तमाम रहस्यों को खोजा जा रहा है, तब हम मध्य युग की ओर लौट रहे हैं। और मैं तो कई बार ये सोचता हूं कि शायद मध्य युग में भी इस तरह के विवाद नहीं होते होंगे जैसे 21वीं सदी के इस दौर में हमारे देश में छिड़े हुए हैं। देवी भागवत पुराण में देवी के कई रूपों का वर्णन है। माता पार्वती का जो रौद्र रूप है वो काली के रूप में है, जब वे असुरों का संहार करने के लिए इस तरह का रौद्र रूप रखती हैं। और तमाम हमारे मिथकों में देवी देवताओं के अलग अलग चित्र, अलग अलग उनके जो रूपाकार हैं, वे हम बचपन से देखते सुनते जानते आ रहे हैं। मध्यकाल में भी धर्म के बारे में मीमांसा करने वाले कबीर जैसे लोग थे। कबीर ने क्या क्या लिख दिया, लेकिन तब धार्मिक भावनाएं इस तरह आहत नहीं होती थी जैसे आजकल आहत होने लगी हैं। इस प्रकरण में खास तौर से राजीव जी, ये बहुत अच्छी और सुकून की बात है कि वो जो फिल्म निर्मात्री हैं वे हिंदू हैं। धन्यवाद कीजिए कि वे मुसलमान नहीं हैं। आप कल्पना करके देखिए, अगर वे मुसलमान होती तो किस कदर हाहाकार मचा होता। यद्यपि हाहाकार अब भी मचा है। हमारे मध्य प्रदेश में तो हमारे माननीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी बहुत जल्दी आहत होते हैं और यहाँ FIR भी हो गई है निर्देशिका के खिलाफ। मैं नहीं जानता कि उस पोस्टर के बाद उस डॉक्यूमेंट्री में क्या है, वास्तव में क्या कहने की कोशिश की गई है। महुआ मोहित्रा ने अगर ये कल्पना की कि उन्हें अपनी आराध्य, अपनी देवी की के इस स्वरूप पर कोई आपत्ति नहीं है, वे कल्पना कर सकती हैं, तो ये उनका निजी विषय होगा। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इस समय इस देश को ऐसे मुद्दों से बचने की जरूरत थी। हमारा देश वैसे ही तमाम सारे राजनीतिक अराजक दौर में पहुंच चुका है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह डामाडोल है। सामाजिक ताना बाना, हमारा जो फैब्रिक है वो पूरी तरीके से दूषित हो चुका है। ऐसे में लगातार एक दूसरे के धर्मों के लोगों के गला काटने पर इनाम की घोषणा, एक तरफ अजमेर शरीफ का ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, आप सोचिए गरीब नवाज, उनके आस्थाने का कोई मौलाना, कोई खादिम किसी दूसरे इंसान का सर अलग करने की बात करे, इससे ज्यादा शर्मिंदगी वाली क्या बात हो सकती है। और अब इस निर्देशिका लीना के सिर कलम करने का आह्वान अयोध्या से हो गया है। तो मुझे बार बार ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इसके पीछे हमारे देश की जो सामान्य सामाजिक दशा दिशा है उसे भंग करने का कोई षड्यंत्र तो नहीं है। अब हम सोचने पर विवश हैं कि हर 15 दिन में, हर 1 महीने में, हर 2 महीने में ऐसे मुद्दे क्यों सामने आ जाते हैं। क्या है आखिर इसके पीछे? कौन कहते हैं, कौन से लोग हैं, कौन सा विचार परिवार है, कौन सा समूह है जो इस देश को 30 दिन भी चैन से जीने नहीं देता। जिंदगी के जो असली मसाइल हैं, असली मुद्दे हैं, उन पर बात ही करने का मौका नहीं आता। हम गैस सिलेंडर 1100 रुपए का आज हमारे मित्रों के घर पे आया है। मैंने ये शुभ सूचना सुबह दी तो कई लोगों ने बधाई दी कि अभी तो देश विकास की राह पर और आगे जाएगा। तो हमें इन पर बात करनी चाहिए कि कनाडा में बनी हुई एक डॉक्यूमेंट्री के पोस्टर पर चिंता करके पूरे देश को, फिर भी मैं मानता हूं कि वे सब तबके, दोनों धर्मों के, तीनों चारों जितने धर्म हमारे यहां माने और पूजे जाते हैं, उन सब के अनुयायियों से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि कम से कम इस वक्त एक दूसरे की भावनाओं को आहत करने वाला ऐसा कोई काम न करें कि देश में अशांति फैले, अराजकता हो, सांप्रदायिक सद्भाव के में पलीता लग जाए। इससे बचने की सबको कोशिश करना चाहिए। महुआ मोहित्रा के बयान से उनकी पार्टी ने ही पल्ला झाड़ दिया है, लेकिन आज की तारीख की सबसे बड़ी खबर वो महुआ मोहित्रा का बयान हो गया। गैस सिलेंडर की कीमत पर कोई बात नहीं कर रहा। गरीब आदमी अपनी रसोई में 1100 रुपए का सिलेंडर कैसे लेकर आएगा? राजीव जी, मुद्दे ये होना चाहिए। जी राजीव, क्या आपको लगता है कि अब इस देश में आज की तारीख में जिन बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं वो बातें, क्योंकि आप घूमते हैं, पत्रकार हैं, आप देखते हैं,
अब बाहर भी चर्चा होती है या हम लोग सिर्फ यहाँ बैठ के जो चर्चा करते हैं बस इतनी ही हो रही है? तब में और अब में कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है बहुत सारी चीजों के बीच में, इसलिए ये सवाल कर रहा हूं। परिवर्तन दिख रहा है या हम अभी भी 2019 में ही हैं? कि क्या 2019 और 2022 में कुछ परिवर्तन देख रहे हैं आप? परिवर्तन में जो है विकास की गति तेज दिखाई दे रही है, अखंड भारत की तरफ हम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, या हम 2019 पर ही अटके पड़े हैं? और अगर 2019 पे अटके पड़े हैं तो 2024 जो है वो कैसा दिखाई देता है आपको? देखिए राजीव जी, 2019 से सचमुच में बहुत विकास हुआ है, बहुत तरक्की हुई है। जितनी नफरत 2019 में थी उससे कहीं बहुत ज्यादा नफरत बढ़ गई है। धर्म और संप्रदायों के बीच में खाई बढ़ गई है। उनके नजर से ये विकास है। आप जिस अखंड भारत का सपना देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग उस अखंड भारत के सपने को पूरा करना तो बहुत दूर की बात है। फिलहाल हमारा जो संघीय ढांचा है उस पर ही खतरा मंडराने लगा है। अभी 2 दिन पहले तमिलनाडु के एक मंत्री ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री के किसी बयान को लेकर कोई चेतावनी जैसी दी कि हमें पृथक देश की मांग करने के लिए विवश मत कीजिए। राजीव जी, जो हमारे भारत का उस तरफ का दक्षिण भारत जिसे हम कहते हैं, यद्यपि सच्चाई है, मैं पिछले दिनों सोच रहा था इस बारे में, शायद किसी ने लिखा भी था कि हम ये उत्तर भारत, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व, पूर्वोत्तर भी क्यों कहते हैं? भारत तो एक ही है ना। ये शब्द बोलकर भी तो हम कहीं ना कहीं रेखाएं खींचते हैं। तो ये अखंड भारत बनाना चाहते हैं जो लोग, वो कम से कम इस भारत को बिखरने से तो बचा लें। अगर अमर्त्य सेन के बयान को हम याद करना चाहें, अभी 2 दिन पहले, कल मैं एक चैनल पर इसी विषय पर डिबेट में था। अमर्त्य सेन भारत रत्न, नोबेल लॉरिएट हैं। उन्होंने कहा है कि भारत कोलैप्स होने के कगार पर है। अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट जो यूएस का है, वो कह रहा है कि भारत दुनिया में दूसरे नंबर का वो देश है जहां पर नरसंहार की प्रबल संभावनाएं, आशंकाएं हैं। तो राजीव जी, 2019 से 22 में तो हम बहुत आगे चले आए हैं। 2019 में कौन सोच सकता था कि इस महादेश में लोग खुलेआम नरसंहार का आह्वान करेंगे? धर्म संसदों, ब्रैकेट में अधर्म संसद पढ़िए इसे, उन धर्म संसदों में 10 करोड़ 20 करोड़ मुसलमानों को मारने के आह्वान किए जाएंगे और कानून मुंह में गुड़ रख रहेगा। कौन सोच सकता था कि देश के सबसे बड़े राज्य में 80-20 का नारा देकर चुनाव होगा? तो देश ने तरक्की बहुत की है। जिस तरह की तरक्की वो विचार समूह चाहता है जो एक खास तरीके के धर्म का देश बनाने के लिए दिन रात 18 घंटे और 22 घंटे 20 घंटे मेहनत कर रहा है, उसके नजरिए से तो तरक्की बहुत हुई है। लेकिन हमारे आपके जैसे स्वतंत्र चेता लोग, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करने लोग चिंतित हैं कि 2019 से 22 तक जो रास्ता तय किया है देश ने, अगर इस पर समय रहते अंकुश नहीं लगाया गया, सत्ता में बैठे लोग, माननीय प्रधानमंत्री, उस विचारधारा के लोग, दुनिया का, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन, उसके सरसंघ चालक, अगर सचमुच इस नफरत, उस वैमनस्य को रोकने के लिए आगे नहीं आए तो अमर्त्य सेन की आशंका ही सच साबित न हो जाए। मैंने कल कहा था, आज मैं फिर कहना चाहता हूं, 1930-31 में जर्मनी या दुनिया के लोगों ने यह कल्पना नहीं की होगी कि अगले 10 साल या 15 साल में जर्मनी किस कगार पर पहुंच जाएगा। मात्र 1.5 या 2 साल पहले हम और आप भी कल्पना नहीं कर सकते थे कि हमारे पड़ोस में श्रीलंका बिल्कुल बिखरने के कगार पर आ जाएगा। कोलैप्स शब्द का इस्तेमाल किया है अमर्त्य सेन ने। क्या हम और आप सोच सकते थे कि हमारे पड़ोस का एक देश ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि वहां के प्रधानमंत्री अपने आवास में छुपना पड़ेगा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को? हो सकता है कि हम लोग थोड़े से अतिवादी हैं। अमरेंदु भाई के शब्दों में, हम लोग वो क्रांतिकारी सोच के लोग हैं कि हम आशंकाओं को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर एग्जैगरेट करके सोच जाते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि जो लोग आने वाले कल की पदचाप को समय रहते सुन लेते हैं, अंत में वे ही सही साबित होते हैं। तो हम 2024 और 24 के बाद 2025 की उस सुबह के लिए आशंकित हैं, जब कोई विचार समूह अपने शताब्दी समारोह को मनाते हुए भारत के संविधान को खारिज करने की घोषणा कर देगा और ये बहुसंख्यक समाज उस पर भी तालियां बजाएगा। राजीव जी, मैं उससे भयभीत हूं।